नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं नवीन सक्सेना। कतर ने दोहा पर इजरायली हमले को लेकर अरब इस्लामी आपातकालीन शिखर सम्मेलन आयोजित किया। रूस ने उसकी संपत्तियों को जब्त करने की कोशिश कर रहे यूरोपीय देशों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 3 प्रमुख मंत्रियों को शामिल किया। अमेरिका ने अपने यहां टिकटॉक जारी रखने पर चीन के साथ समझौते की घोषणा की और भारत की वैशाली रमेश बाबू ने उज्बेकिस्तान में फिडे महिला शतरंज ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट जीता। उन्होंने महिला कैंडिडेट्स 2026 के लिए भी क्वालिफाई किया। और अब समाचार विस्तार से। दोहा में पिछले हफ्ते हमास नेताओं पर इजरायली हवाई हमले के जवाब में कतर में अरब और इस्लामी देशों के बीच आपात बैठक हो रही है। ये बैठक विदेश मंत्रियों की इजरायल के खिलाफ एक प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए हुई बैठक के बाद शुरू हुई। अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल गेत ने इस शिखर सम्मेलन को निरंतर आक्रामकता के खिलाफ एक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इजरायल की कार्रवाइयों पर चुप्पी अब और स्वीकार नहीं है और चेतावनी दी कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन की अनदेखी केवल विनाश को बढ़ावा देती है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये संदेश देना है कि इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए। रूस ने आज चेतावनी दी कि वो अपनी संपत्ति जब्त करने की कोशिश करने वाले किसी भी यूरोपीय देश के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। यूरोपीय आयोग यूक्रेन की मदद के लिए जब्त रूसी निधि का इस्तेमाल कर सकता है। 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने लगभग 300 अरब डॉलर की रूसी संप्रभु संपत्ति पर रोक लगा दी थी। स्थानीय मीडिया ने बताया कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन इन जब्त निधियों से जुड़ी नकदी शेष राशि का उपयोग करके यूक्रेन की रक्षा के लिए नए तरीके तलाश रही है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ कीव के लिए क्षतिपूर्ति ऋण के लिए यूरोपीय केंद्रीय बैंक में रूसी जमा राशि का उपयोग कर सकता है। रूस ने बेलारूस के साथ सैन्य अभ्यास के दौरान अपनी परमाणु सक्षम जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अनावरण किया। शुक्रवार से शुरू हुए 5 दिन के इस अभ्यास में रूस, बेलारूस, बाल्टिक सागर और बेरेंट्स सागर शामिल हैं। इसमें 13,000 सैनिक, जहाज और विमान हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बेरेंट्स सागर में एडमिरल गोल्वोकोव फ्रिगेट से जिरकॉन के सफल परीक्षण की पुष्टि की है। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। ये अभ्यास ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और संयुक्त रक्षा अभियानों पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कहा है कि ये अभ्यास रक्षात्मक है। इस बीच बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच नाटो ने भी अभ्यास शुरू कर दिया है। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। उन्होंने 3 प्रमुख मंत्रियों को शामिल किया है। एक रिपोर्ट। नेपाल के गृह तथा विधि मंत्री के रूप में आज ओम प्रकाश आर्यल ने शपथ ली। श्री आर्यल जनहित के मुद्दों पर सक्रिय रूप से कानूनी लड़ाई लड़ने में चर्चित रहे हैं। इसके अलावा वे काठमांडू के महापौर के कानूनी सलाहकार भी हैं। श्री आर्यल अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में कार्की की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के साथ चर्चा में भी शामिल थे। वहीं श्री रमेशोर खनल ने वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली है। 3 दशकों से अधिक समय से सार्वजनिक सेवा में रहे श्री खनल को सहकारी विकास, राजस्व नीति, बजट योजना और सार्वजनिक खरीद तथा राजस्व आधार को मजबूत करने के प्रयासों में व्यापक अनुभव प्राप्त है। उनकी नियुक्ति से नेपाल को राजनीतिक झटकों और आर्थिक तनाव से उबरने में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त श्री कुलमन घिसिंग ने ऊर्जा मंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने नेपाल में वर्षों से व्याप्त लोड शेडिंग नामक पुरानी बिजली कटौती को समाप्त करने का कार्य किया था। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वर्षों से घाटे में चल रही संस्था थी। घिसिंग के नेतृत्व में यह लाभदायक बनी और इसकी वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। विश्व दर्पण के लिए जया भारती। दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के निकट आज त्रिपक्षीय अभ्यास फ्रीडम एज की शुरुआत हुई। इस अभ्यास में उत्तर कोरिया के विरुद्ध सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सियोल, वाशिंगटन और टोक्यो की सेनाएं एकजुट हुई हैं। पिछले वर्ष जून और नवंबर महीने में संचालित अभ्यासों के बाद त्रिपक्षीय अभ्यास का यह तीसरा दौर है।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यभार ग्रहण करने के बाद इस तरह का ये पहला अभ्यास है। सेना ने बताया कि तीनों देशों का उद्देश्य इस अभ्यास के जरिए ठोस और स्थिर त्रिपक्षीय सहयोग को बनाए रखने के लिए अपनी अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना है। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज घोषणा की कि चीन के साथ एक समझौता हुआ है जिससे टिकटॉक को देश में परिचालन जारी रखने की अनुमति मिल सके। यह घोषणा मैड्रिड में 2 दिनों तक चली उच्च स्तरीय अमेरिका चीन व्यापार वार्ता के बाद हुई। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व किया, जबकि चीन के उप प्रधानमंत्री ही लिफेंग और वार्ताकार ली चेंगगोंग ने चीन का प्रतिनिधित्व किया। बेसेंट ने पुष्टि की कि टिकटॉक पर एक रूपरेखा समझौता लागू हो गया है। इससे जल्द ही ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक निर्धारित बातचीत के दौरान अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने चेतावनी दी है कि पूर्वी अफगानिस्तान में हाल ही में आए भूकंपों से प्रभावित हजारों परिवार तत्काल अंतर्राष्ट्रीय सहायता के बिना ठंड के मौसम में जीवित नहीं रह पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र आश्रय, भोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए $139 मिलियन की सहायता की मांग कर रहा है। नांगरहार, कुनार और लघवन प्रांतों में आए भूकंपों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों बेघर हो गए। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि महिलाओं, बच्चों, पाकिस्तान और ईरान से लौटे लोगों सहित कमजोर समूह सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। महिला सहायता कर्मियों पर प्रतिबंधों ने राहत प्रयासों में बाधा डाली है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां नकद के लिए काम कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय आधारित पुनर्वास को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे बचे हुए लोग पुनर्निर्माण में मदद कर सकें। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनेसियो लुला दा सिल्वा ने ट्रंप प्रशासन का ब्राजील के उत्पादों पर 50% शुल्क लगाने के निर्णय को खारिज कर दिया है। उन्होंने देश के लोकतांत्रिक संस्थानों की रक्षा करते हुए स्पष्ट किया है कि ब्राजील निष्पक्ष बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उसके लोकतंत्र और संप्रभुता पर चर्चा नहीं की जा सकती। उन्होंने स्वीकार किया कि अमेरिका के पुनः औद्योगिकीकरण जैसे स्वयं के आर्थिक लक्ष्य हैं। श्री सिल्वा ने कहा कि लेकिन एक पक्षीय शुल्क लगाना गलत और तर्कहीन है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में अमेरिका ने ब्राजील के साथ $410 बिलियन का व्यापार अधिशेष प्राप्त किया है तथा लगभग 75% अमेरिकी निर्यात ब्राजील में शुल्क मुक्त रूप से पहुंचता है। ऑस्ट्रेलिया बढ़ते जलवायु संकट का सामना कर रहा है। नए राष्ट्रीय जलवायु जोखिम आकलन की चेतावनी में 2050 तक बढ़ते समुद्र स्तर और बाढ़ के कारण 15 लाख से ज्यादा तटीय निवासी अपने घर और आजीविका खो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण बुनियादी ढांचा और आवश्यक सेवाओं पर खतरा आ सकता है। भारतीय महिला ग्रैंडमास्टर वैशाली रमेश बाबू ने उज्बेकिस्तान में फिडे महिला ग्रैंड स्विस का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही मौजूदा चैंपियन वैशाली ने अगले साल होने वाली चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अंतिम दौर में वैशाली और चीन के ग्रैंडमास्टर टेन जोंगई के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। वैशाली ने 11 में से 8 अंक हासिल किए। फिडे महिला ग्रैंड स्विस में वैशाली की ये लगातार दूसरी जीत है। उधर भारत के आनंद कुमार वेल कुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 22 वर्षीय वेल कुमार पुरुषों की सीनियर 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा के खिताब के साथ स्पीड स्केटिंग में पहले भारतीय विश्व चैंपियन बन गए हैं। इससे पहले वेल कुमार ने इसी चैंपियनशिप में कल 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कतर ने दोहा पर इजरायली हमले को लेकर अरब इस्लामी आपातकालीन शिखर सम्मेलन आयोजित किया। रूस ने उसकी संपत्तियों को जब्त करने की कोशिश कर रहे यूरोपीय देशों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 3 प्रमुख मंत्रियों को शामिल किया। अमेरिका ने अपने यहां टिकटॉक जारी रखने पर चीन के साथ समझौते की घोषणा की और भारत की वैशाली रमेश बाबू ने उज्बेकिस्तान में फिडे महिला शतरंज ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट जीता। उन्होंने महिला कैंडिडेट्स 2026 के लिए भी क्वालिफाई किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।